दोस्तों, बैंगलोर को आज हम इंडिया की सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, जहां के स्टार्टअप्स आज दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं। इस साल की रिपोर्ट्स के हिसाब से बैंगलोर में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टोटल फंडिंग 1.3 लाख करोड़ को भी पार कर गई थी, जो कि चीन के बीजिंग और शंघाई के आंकड़ों से लगभग दोगुनी है। पर क्या आप जानते हैं कि आज बैंगलोर की सक्सेस के पीछे कंप्यूटर बग का हाथ था? जी हाँ, एक ऐसा बग जिसने पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया था और कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में लीकेज का खतरा था। वहीं बैंगलोर ने इसे आपदा से अवसर में बदल दिया। क्या है पूरी कहानी और कैसे बना बैंगलोर इंडिया की सिलिकॉन वैली, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जिस कंप्यूटर बग की हमने पहले बात की थी उसे Y2K के नाम से जाना जाता है। Y2K यानी सन 2000 का साल। हमारी छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साल 2000। उस जमाने में मेमोरी बचाने के लिए प्रोग्रामर्स ने साल को 4 डिजिट जैसे 1922 की जगह 2 डिजिट्स यानी 22 लिखना शुरू कर दिया था। जब 1999 का साल आया तो अचानक से दुनिया भर को डर सताने लगा कि कहीं अगले साल जब सन 2000 आएगा तो कंप्यूटर इसे सन 1900 ना समझ ले। इससे कई अलग तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती थी। बैंक के सारे रिकॉर्ड्स जिसमें लोन्स और बाकी फंड्स की जानकारी थी उस पर खतरा मंडराने लगा। सुपरमार्केट्स और हॉस्पिटल्स का डेटा भी खतरे में था। कोई नहीं जानता था कि ऐसी हालत में क्या किया जाए। ये एक डिजिटल आपातकाल जैसा था। साल के अंत तक हालत ये हो चुकी थी कि लोगों में हड़बड़ी मची थी और सभी अपनी बैंक डिटेल्स पूरी डिटेल में पेपर पर प्रिंट करवा रहे थे ताकि उनका पैसा बैंक में ना फंस जाए। कई लोगों ने तो अपने खाते तक बंद करवा लिए थे। इस बग के बारे में इंजीनियर्स ने 1993 में सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन टास्क बहुत मुश्किल था। एक तो दुनिया के सभी कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर को अपडेट करना था और दूसरी बात यह थी कि ये सॉफ्टवेयर 60 और 70 के दशक में लिखे गए थे जब कोबोल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। लेकिन 90 के दशक तक लगभग सभी इंजीनियर्स ने जावा या बाकी एडवांस लैंग्वेजेस पर काम करना शुरू कर दिया था और कोबोल के इंजीनियर्स कम थे। तब काम आया इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, जो अब भी बच्चों को कोबोल ही पढ़ा रहा था। भारत में कोबोल के इंजीनियर्स को कोई कमी नहीं थी और इनमें से ज्यादातर लोग बैंगलोर में थे, जिसके बाद बैंगलोर की कंपनीज ने सॉफ्टवेयर दुनिया भर से सस्ती कीमतों पर अपडेट करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। इस प्रोजेक्ट के बाद इन कंपनीज और दुनिया की बाकी कंपनीज के बीच एक नया रिश्ता बन गया, जिस वजह से यहाँ से डिमांड कभी कमी नहीं हुई और IT सेक्टर को और भी बड़ा पुश मिला। लेकिन अगर सिर्फ इस इवेंट को ही हम बैंगलोर की तरक्की का अकेला कारण मान लें तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि बैंगलोर ने पहले ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ था कि इनके पास इतने इंजीनियर्स थे। अगर सिर्फ लक की बात हो तो बैंगलोर की जगह दिल्ली, मुंबई या और भी कोई बड़ा शहर IT हब बन सकता था। लेकिन बैंगलोर की सक्सेस में उनकी हिस्ट्री का भी काफी रोल था। अगर वक्त के पहिए को हम पीछे ले जाएं तो हमें 1953 में चलना होगा, जब इंडियन गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान मशीन टूल्स को बैंगलोर में एस्टेब्लिश किया। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर कुछ और हैवी मशीन इंडस्ट्रीज भी आने लगी। इसके बाद 1962 की जंग हुई, जिसने यहाँ की इंडस्ट्री को वॉर टाइम में बहुत बूस्ट किया। इससे पहले 1959 में DRDO भी यहाँ पर अपनी फैसिलिटी एस्टेब्लिश कर चुकी थी, जिस वजह से उन्हें भी टैलेंटेड इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती रहती थी। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी है, जो पूरे एशियन पैसिफिक रीजन में अपनी इनोवेशन टेक्नोलॉजीज के लिए जाना जाता है। यानी बैंगलोर में शुरू से ही एडवांस टेक्नोलॉजीज और इनोवेटिव आइडियाज हाई डिमांड पर थे, जिससे कि शहर ने पूरे देश के टैलेंटेड लोगों को यहाँ इन्वाइट किया। अगर बैंगलोर की सक्सेस की बात करनी है तो हमें एक और इंसान का नाम यहाँ पर जोड़ना होगा, और इस इंसान का नाम था रामकृष्ण बलिगा, जो कि उस वक्त भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की रेडार डिवीजन के डिप्टी मैनेजर जनरल थे। और उन्होंने ही बैंगलोर को इंडिया की सिलिकॉन वैली बनाने का सपना देखा था। लेकिन अकेला आदमी क्या ही कर सकता है। लेकिन बैंगलोर की किस्मत उस वक्त अच्छी थी, क्योंकि जब रामकृष्ण ने ये प्लान तब के कर्नाटका के CM देवराज अरस को प्रेजेंट किया तो उन्होंने रामकृष्ण को पूरा सपोर्ट दिया। 1997 में उन्हें कर्नाटका स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का हेड बना दिया गया था। इससे पहले तक वो बैंगलोर में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का सपना देख चुके थे, जिसके लिए 1978 में 332 एकड़ जमीन ली गई थी। बाद में इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक IT पार्क बना। 1980 तक यहाँ पर काफी सारी कंपनीज आने लगी थी और 1985 में इंटरनेशनल फर्म टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने भी अपना बेस बैंगलोर में सेटअप कर लिया था। 1985 में इंडिया अपनी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी लाया था और एक साल पहले कंप्यूटर पॉलिसी को भी सरकार ने लॉन्च किया था। 1986 में सॉफ्टवेयर पॉलिसी भी इंप्लीमेंट कर दी गई
और बेंगलोर के बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे बदलते हुए भारत की पॉलिसीज का भी सपोर्ट मिलने लगा। इसीलिए जब Y2K बग कुछ सालों बाद एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया तो बेंगलोर इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। जहां Y2K से पहले इंडिया का IT एक्सपोर्ट GDP में सिर्फ 1.2% का कंट्रीब्यूशन करता था, वहीं Y2K प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमारा एक्सपोर्ट बढ़कर 7.7% का हो गया था। आज कर्नाटका की इकोनॉमी में अकेले बेंगलोर का कंट्रीब्यूशन 43% का है और पूरे इंडिया के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में से 35% सिर्फ बेंगलोर से ही आता है। 2022 के पहले 3 महीने की स्टार्टअप फंडिंग्स में से 50% सिर्फ बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप्स के पास गए हैं और आज पूरी तरह से बैंगलोर स्टार्टअप ड्रिवन शहर बन गया है। आज जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स आप देख रहे हैं, चाहे वो जोमेटो हो या कोई और, इन सभी की शुरुआत बैंगलोर से ही हुई है और यहीं के कल्चर को एब्जॉर्ब करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सपना कभी भी टूट सकता है। अगर आप देखें तो बैंगलोर की सक्सेस का राज उनका कंपेटिटिव एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर था। आज भी बैंगलोर में टेक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स और अफोर्डेबल घर एक बड़ी समस्या बन गए हैं। बैंगलोर की सक्सेस के कारण सिर्फ 2010 से 2020 के बीच में करीब 50 लाख लोगों ने बैंगलोर में कदम रखा है, जिस वजह से वहां पर ट्रैफिक जैम में 2-2 घंटे फंसे रहना बिल्कुल आम सी बात हो गई है। बैंगलोर में बहुत सी जगहें आपको अंडर कंस्ट्रक्शन मिलेंगी और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए जो नए हाईवेज भी बनाए जा रहे हैं, उनके बनने तक भी रोड्स और ज्यादा बिजी रहने वाली है और ये सभी चीजें कंपनीज को बैंगलोर से बाहर मूव करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। अगर बैंगलोर इस समस्या से निपट पाता है तो बैंगलोर के पास काफी बड़ी एडवांटेज है। आज इलेक्ट्रॉनिक सिटी का दायरा 800 एकड़ तक बढ़ चुका है और यहाँ इन्फोसिस और TCS जैसी 67,000 रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जहाँ 15 लाख से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बैंगलोर के सामने चैलेंजेस है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा हैदराबाद जैसा शहर जो धीरे धीरे बैंगलोर के मॉडल को ही और ज्यादा रिफाइन करके आगे बढ़ रहा है। और वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण हम आने वाले वक्त में बहुत सारी कंपनीज और नए स्टार्टअप्स को वहाँ मूव करते हुए देख सकते हैं। क्या आप हैदराबाद के राइज पर भी एक अलग से वीडियो चाहते हैं? आप चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।